हेलो फ्रेंड्स, आपको आपका अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि फ्रेंड आपको पता है कि हम न्यूटन के लॉज के बारे में पढ़ रहे थे, लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे। ठीक है, तो कल हमने फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स थे डिस्कस किया और उसके बारे में भी हमने चर्चा की। कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, आगे उनके कितने प्रकार आगे बने हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़े थे कल हमने। आज हम पढ़ेंगे जो जो फोर्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी, उसके जैसे हम बात करेंगे। इसके जो नियम थे, जो लॉज थे, किसने दिया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, जिसको फोर्स के जो है वो 3 लॉ है। ठीक है, मतलब मेनली जो बात करें, ज़्यादातर जो बात किया जाता है 3 लॉज आते हैं, 3 नियम है। तीनों नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, चलिए मैं इनके बारे में कुछ कहानी सुनाता हूँ। देखिए, बस भी आपने सुना ही होगा कि बहुत ऐसे आम सी बात है। कहते हैं कि वो बैठे हुए थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल के सेब के पेड़ के नीचे, ट्री के नीचे बैठे हुए थे। एक एप्पल क्या हुआ, यानी सेब क्या हुआ, टूट के गिरा उनके सर पर। तो उन्होंने सोचा कि क्या हर एक चीज़, कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, नीचे वाली चीज़ ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाती है। मतलब उन्होंने ये सोचा। तो उसी में मतलब ये फाइंड आउट किया था कि न्यूटन के लॉज, मतलब 3 नियम दिए थे, क्या वजह है, क्या क्या कारण है। तो उन्होंने बताया था कि धरती में एक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया भी था। तो धरती में ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सभी चीज़ें धरती की तरफ आकर गिरती हैं, और ग्रेविटी के कारण वो, ग्रेविटी यानी बोलते हैं जिस स्पीड से वो गिरती है, मतलब धरती की सरफेस की तरफ जाती है, वह होता है। ठीक है, ग्रेविटी बोलते हैं उसको। तो ये तो मतलब कहानी थी। चलो, जो मेनली जो 3 लॉज हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, यानी क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी लॉ ऑफ मोशन, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी आप इसी जगह पे ऐसे भी कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, न्यूटन्स। इसे मैं लिखता हूँ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, ओके। क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ है, यानी गति का, जब कह सकते हैं पहला नियम भी बोल सकते हैं इसको, न्यूटन का पहला नियम भी इसको हम कह सकते हैं। ये फ्रेंड क्या है कि जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, देखिए इसके पहले, इनके पहले, न्यूटन के पहले एक जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नाम जानिए, इसका नाम को हम इस नाम से भी जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस नाम से भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम जानते हैं, किस नाम से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सबसे पहले गैलीलियो के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। गैलीलियो के द्वारा ये नियम दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा ये सबसे पहले नियम दिया गया था, इसीलिए इसको गैलीलियो का नियम ही बोला जाता है। बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ गैलीलियो भी कहा जाता है। तो न्यूटन ने भी इसको डिफ़ाइन किया, इसके बारे में बताया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, इस पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दिए, मतलब कह सकते हैं। तो इस तरह से ये न्यूटन का फर्स्ट नियम भी बन जाता है। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है और न्यूटन के फर्स्ट लॉ से नाम से जाना जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, सबसे पहले इनर्शिया का मतलब समझिए, जड़त्व। इसका मतलब होता है जड़त्व, हिंदी मीडियम के लिए जड़त्व। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का नियम जो होता है, गति क्या है, देखिए 2 टाइप की है। एक होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया, क्या है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी रेस्ट ऑफ इनर्शिया, कोई अगर वस्तु, देखिए पहले तो इनर्शिया समझिए होता क्या है, इसके आगे बताएंगे 2 प्रकार कौन कौन सा है। रेस्ट ऑफ इनर्शिया है एक है, दूसरा आपका मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो हम बताएंगे। तो उसके पहले आप जानिए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पहले वो मतलब क्या होता है, इनर्शिया होता क्या है। तो इनर्शिया जो होता है, उसके पहले ये बात है कि कोई अगर वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहती है, अगर कोई वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक उस पर आप अगर कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं, तब तक वो वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है,
तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो टाइप के हैं, रेस्ट ऑफ इनर्शिया। रेस्ट ऑफ इनर्शिया का मतलब हुआ कि इसके बारे में कुछ बहुत से शानदार अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ इनर्शिया मतलब वही पता लग गया कि अगर वस्तु अगर रुकी हुई है, वस्तु अगर रेस्ट में है तो वहाँ पर जो है लगता है वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है। इसके बारे में पता लग गया ना इनर्शिया होता क्या है। अगर वस्तु अगर कोई रेस्ट में है, कोई विराम अवस्था में है, अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो उसी अवस्था जो अवस्था में थी वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक आप कोई बाहरी बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करके उसके चाल में या उसके विराम में परिवर्तन नहीं लाते हैं, तब तक वो उसी अवस्था में रहती है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहती है। बस इतना समझ जाए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ यही होता है, ठीक है। अब चलिए रेस्ट ऑफ इनर्शिया बारे में समझते हैं। रेस्ट इनर्शिया मतलब हुआ अगर कोई वस्तु रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, तो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेस्ट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखिए। पहला, अगर आप किसी गाड़ी में या किसी बस में, जब आप देखते होंगे अगर आप बस में बैठे हुए हैं तो बैठे हुए जब रहते हैं बस में तो क्या होता है, जब बस स्टार्ट होती है, जब आप बैठे आराम से विराम अवस्था में बस में बैठे हैं, ठीक है। किस अवस्था में बैठे हैं, एकदम रेस्ट में है, विराम अवस्था में बस में है। तो अगर बस स्टार्ट होती है, मोशन में आती है, तो आप आगे की तरफ क्या होता है, सॉरी आगे की तरफ कर रहा हूँ, पीछे की तरफ आपको लगता है झटका, ठीक है। यानी आप पीछे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे होता नहीं। आप देखे होंगे बाइक वगैरह भी चलाते हैं तो बाइक के पीछे आप किसी बैठे होंगे तो आप ऐसे एक्सीलेटर को ऐसे करता हूँ तो क्या होता है, आदमी पीछे की तरफ से जाता है, ठीक है। यानी रेस्ट ऑफ इनर्शिया के वजह से होता है। बस में आप बैठे होंगे, गाड़ी में बैठे होंगे, कार में बैठे होंगे, ट्रेन में बैठे होंगे, जब भी ट्रेन रुकी रहती है, आप जब चलती है तो आप पीछे की तरफ से झटका लगता है, यानी पीछे की तरफ झुक जाते हैं, वो रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। आप ये एग्जाम्पल हो गया, इसमें होता है, ठीक है। और इसके दूसरा आप बहुत शानदार एग्जाम्पल मैं बताऊँगा, आप ट्राई भी कर सकते हैं या आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पहले तो वो है ना, बस में ऐसे नहीं करो, ये कैसे लिखा जाए इसको, छोटा से में रुके हुए बस में बैठने पर बस के अचानक चलने से पीछे की तरफ झुकना, ठीक है। यानी वो एग्जाम्पल होगा फर्स्ट जो मैंने बोला था, ठीक है। सेकंड है, ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई भी एक कांच का गिलास लीजिए, ठीक है। उस पर एक पेपर रखिए, ठीक है। कांच के गिलास पर क्या कीजिए, पेपर रखिए, पेपर के ऊपर एक सिक्का रखिए। जैसे मान लीजिए कांच का, जैसे मेरा ये पेन है, जो ये मार्कर है, ये कांच के ऊपर, कांच का गिलास है, आइए एक पेपर ऊपर रख दीजिए, उस पर एक सिक्का रखते हैं। जब भी आप ऐसे क्या है, तीनों भी रेस्ट के यानी विराम अवस्था में, रेस्ट के स्थिति में है, ठीक है। अचानक से क्या कीजिए, जो पेपर है उसको ऐसे खींच लीजिए, ठीक है। खींचिएगा तो देखिएगा वो सिक्का है जो है उसका पेपर के साथ बाहर नहीं आएगा, ठीक है। सिक्का क्या होगा, पानी, जो गिलास में पानी या कुछ भी होगा, चाहे खाली गिलास होगा, उसमें जाके गिर जाएगा। किस वजह से है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से। या कि सिक्का क्या होगा, और पेपर के साथ अगर आप धीरे धीरे देखिए क्या होगा, अगर आप धीरे धीरे पेपर को खींचिए, ट्राई कीजिएगा, दोनों मेरा एग्जाम्पल, दोनों ही उदाहरण समझा रहा हूँ, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, पेपर गिलास पर रखिए, पेपर पर सिक्का रखिए, ठीक है। अब अचानक से पेपर को खींचिए, ठीक है। जब पेपर को खींचिएगा तो क्या होगा, सिक्का जो होगा आपका यानी जो कॉइन होगा वो गिलास में गिर जाएगा। अगर ये तो अचानक से तेज़ी से खींचना है एकदम फास्टली, तब जा गिरेगा। नहीं, अब ये कब नहीं गिरेगा, देखिए जब आप सिक्का रखे हैं तो धीरे धीरे ऐसे पेपर खींचिएगा तो क्या होगा, सिक्का भी यानी जो कॉइन भी होगा पेपर के साथ आपकी तरफ, मतलब पेपर के साथ वो मोशन में आएगा। यानी क्या होगा, उसको टाइम मिल जाएगा मोशन करने के लिए, यानी उसकी अवस्था में चेंज आ जाएगी मोशन में, यानी फोर्स लग जाएगा उस पर, कॉइन पर, इसलिए वो नहीं गिरेगा जब आप धीरे धीरे खींचेंगे। तो अगर आप अचानक से खींचेंगे तो क्या होगा, सिक्का गिलास में गिर जाएगा। तो ये हो गया रेस्ट ऑफ इनर्शिया का दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जब आप किसी भी कंबल को, आप कंबल वगैरह ब्लैंकेट, सर्दियों में आप क्या होता है, अभी सर्दी का, जैसे अब सर्दियों का मौसम चल दिया,
आप क्या करेंगे, घर से जो भी आपने अपने बक्से में, अटैची में, कहीं भी आपने बेड के बक्से में भी रखा होगा, कंबल निकालिए, ब्लैंकेट निकालेंगे, तो उसको आप ऐसे डंडे से पीटेंगे तो क्या होगा, उसमें से धूल मिट्टी बाहर निकलती होती है। ट्राई करिए, ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। रजाई वगैरह को आप देखिए, डंडे से पीटने पर क्या होगा, धूल मिट्टी बाहर की तरफ निकलता है। इसका वजह क्या है कि जो जितने भी धूल पार्टिकल्स, धूल के जो कण पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, सभी क्या होते हैं, कंबल में चिपके हुए होते हैं और एक रेस्ट में होते हैं, यानी विराम अवस्था में होते हैं, यानी इनर्शिया ऑफ रेस्ट ऑफ इनर्शिया की वजह से उसमें एडजस्ट हुए होते हैं। तो डंडा मारते हैं तो क्या होगा, पार्टिकल में मोशन आएगा, वो बाहर की तरफ, ऐसे धूल मिट्टी बाहर की तरफ निकलने लगता है। ये भी रेस्ट ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल एक हो गया। ठीक है, ओके। चलिए अब अगर देखते हैं तो एक और, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। किसी जैसे मान लीजिए रुकी हुई बस को मैंने एग्जाम्पल दे दिया, रेलगाड़ी की दे दिया। ठीक है, चलिए चौथी एग्जाम्पल होगा कि आप ये ले सकते हैं कि चौथी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं किसी भी पेड़, हाँ अब देखिए किसी भी पेड़ होता है, पेड़ के शाखा जो होती हैं, यानी पेड़ में फल लगे होते हैं, पत्ते लगे होते हैं। अगर पेड़ को आप उसकी किसी भी डाली को पकड़ के ऐसे पतली, जैसे आप, तो मैं कहूँगा नहीं कि आपको जो ब्रांच होता है मोटा वाला, उसको पकड़ के हिला पाए, नहीं हिला पाए, पॉसिबल नहीं होता है। तो आप किसी भी टहनी को पकड़ ले जो हल्का, उसका भी हिला पाएँ, और कैसे जोर जोर से हिलाने पर क्या होगा, उसके जो फल लगे होंगे, जो फ्रूट्स लगे होंगे पेड़ में, वो सभी टूट जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। इसका रीज़न भी होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया। किस वजह से होता है कि देखिए, वो जो फल होते हैं वो क्या होता है, रेस्ट में होते हैं, और जब उसके डाली को पकड़ के ऐसे हिलाते हैं तो क्या होता है, ये मोशन में आ जाएगा फल और गिर जाएगा, टूट के नीचे आ जाएगा। ये भी एग्जाम्पल होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया पर। ठीक है, एक ये हो सकता है। ठीक है, एक बहुत शानदार एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि आप कभी नोट करिए, कांच लीजिए, कांच का देखिए, ये बना के दिखा रहा हूँ। कोई कांच है, एक कांच का जो आप लगा होता है ना, अभी खिड़की वगैरह, शीशे की खिड़की है। ठीक है, विंडो है, कांच की विंडो है। अगर इस पर गोली मारा जाए, या कोई भी कार का विंडो ले लीजिए, उस पर गोली मारेंगे तो क्या होगा, जब गोली इसको क्या करेगा, आर पार कर जाएगा, लेकिन इसे चकनाचूर नहीं करेगा। चकनाचूर का मतलब होगा कि इसके छोटे 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 टुकड़े नहीं होंगे। ठीक है, ये गोली इसके आर पार हो जाएगी। इसका रीज़न क्या है कि जब गोली मारा गया कांच को, तो गोली की जो रफ्तार थी, यानी जो वेग था, वेलोसिटी थी, काफ़ी तेज़ था। जो तेज़ होने की वजह से क्या होगा, इसको पार कर जाएगा, और जहाँ पर गोली लगा होगा वहीं पर छेद होगा। उसके आसपास के जितने भी इस कांच के पार्टिकल होंगे, सभी क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, वो कोई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। रेस्ट में होने की वजह से क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, चकनाचूर नहीं होगा, वैसे ही रहेगा, और गोली इसको पार कर जाएगी। लेकिन आप एक बड़ा सा पत्थर लेके इसी कांच को मारेंगे, वो क्या होगा, चकनाचूर हो जाएगा। वहाँ तो छेद होगा ही होगा, लेकिन उसके बगल में भी चकनाचूर होगा। किस वजह से होगा, पहली बात है, सबसे मेन बात यह है कि उस पत्थर लेंगे, उसको मारेंगे तो क्या होगा, उसकी रफ्तार, यानी रफ्तार यानी जो उसकी वेग है वो कम होगी। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके आसपास फैल जाएगा। जितनी भी इसकी जो पत्थर की वेलोसिटी है, कांच के सभी पार्टिकल में क्या होगा, फैल जाएगा। इसको टाइम मिल जाएगा इसको अपने वेग को फैलाने के लिए सारे तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको चकनाचूर कर देगा कांच को। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट बताता हूँ, इसको इरेज करता हूँ पहले। ठीक है, इनर्शिया का समझ गए। अब चलिए चलते हैं मोमेंट ऑफ मोशन ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, या मोशन ऑफ इनर्शिया कह देते हैं, मोशन ऑफ इनर्शिया लिख लेते हैं। ठीक है, ओहो, गति का जड़त्व कह सकते हैं, गति का जड़त्व भी इसको बोलते हैं, और चाहे इनर्शिया ऑफ मोशन या मोशन ऑफ इनर्शिया, जो भी इसको आप कहना है कह सकते हैं। ठीक है, इसे अभी हमने पढ़ा था रेलगाड़ी में, जिसमें आप व्यक्ति बैठा हुआ था, रेस्ट में था, तो गाड़ी अचानक चलती थी। लेकिन इसमें उल्टा है। अब देखिए, गाड़ी चल रही है, बस चल रही है। ठीक है, बस में अब मान लें कि आप बस में बैठे हैं। ठीक है, तो बस क्या है, चल रहा है। ठीक है, आप उसमें बैठे हैं, तो बस के अचानक ब्रेक लगाने से आप क्या होंगे, आगे की तरफ झुक जाएंगे, है ना। यानी बस जब ब्रेक लगाएगी, या बाइक वगैरह पर आप देखते हैं, खुद चलाते भी हैं, तो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। वो किस वजह से होता है, मोशन ऑफ इनर्शिया की वजह से होता है। क्यों, रीज़न समझिए। क्योंकि जब बस चल रही होती है तो आप भी उसके साथ चल रहे होते हैं,
बस गति कर रहा होता है तो आपका भी क्या होता है, बॉडी जो होता है, आपका भी जो बॉडी होता है भी क्या होता है, गति में होता है, आपका शरीर क्या होता है, गति में रहता है। लेकिन बस ब्रेक लगाता है तो लेकिन आपका शरीर क्या होता है, बस का ब्रेक लगाने से बस तो रुक जाता है, लेकिन आपका शरीर क्या है, वो अभी गति में ही रहता है, जिस वजह से क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। यानी उसको मोशन ऑफ इनर्शिया की वजह से आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, जिसके वजह से आप क्या कह सकते हैं कि ये एक गति के कारण ही आपकी बॉडी क्या है, गति के कारण ही आगे की तरफ झुकती है। ठीक है, ये हो गया एक तो रेल का मतलब चलती हुई बस में। ठीक है, ये बस के अचानक ब्रेक लगाने से, अचानक ब्रेक लगाने से, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा इसमें दूसरा बात इसमें समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी चौड़े नाले के पार करने के लिए, जैसे भी आप कोई अब गली वगैरह में नोट किए होंगे कि कोई भी चौड़ा नाला होता है, काफ़ी चौड़ा नाला हो, जैसे कि गड्ढा हो, नाला हो, उसको पार करने के लिए आपको क्या करेंगे, आप उसको भी छोड़ सकते हैं, नाले को भी एग्जाम्पल नहीं लेना, मत लीजिए। या आप लेंगे कहीं आप दौड़ते हैं, दौड़ने के आप एक लॉन्ग जंप लगाते हैं, लॉन्ग जंप लगाने के लिए आपको पीछे से दौड़ के आना पड़ता है। मान लें कि आपको इतना लॉन्ग डिस्टेंस जंप लगाना है, जो कि ये 12 मीटर का लगा लीजिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से आप सॉरी इसको खड़े खड़े सोचेंगे 12 मीटर जंप लगाते हैं, इम्पॉसिबल, नहीं लगा सकते हैं। आपको 12 मीटर जंप लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से आना पड़ेगा, पीछे से यहाँ से दौड़ के आइएगा, तो जाके यहाँ से छाल मारिएगा, छलांगा लगाइएगा, तो क्या होगा, आप यहाँ पर गिरिएगा। तो इसका भी मोशन ऑफ इनर्शिया का ही वजह से होता है। क्यों कि आपका बॉडी को एक गति मिल जाती है, मोशन मिल जाता है, जिस वजह से आप इजीली जंप लगा पाते हैं। तो ये कौन सा होता है, मोशन ऑफ इनर्शिया के वजह से ही ये होता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह आप बोल सकते हैं कि कोई एक चलती हुई ट्रक है, चलता हुआ ट्रक हो गया, या कोई भी ओवरलोडेड कोई गाड़ी है जिसमें सामान लदा हुआ है, तो उसके अचानक ब्रेक लगाने से भी जो पीछे का सामान होता है क्या होता है, सभी आगे की तरफ आ जाता है। ये भी आप कह सकते हैं, यानी ओवरलोडेड, थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है, लिखता हूँ, ओवरलोडेड व्हीकल में जो होता है, गुड्स होते हैं, गुड्स जो होते हैं वो आगे की तरफ आ जाते हैं, अचानक वो आगे आ जाते हैं, अचानक ब्रेक लगाने से आगे आ जाते हैं, अचानक ब्रेक लगाने से। ये क्या हुआ, मोशन ऑफ इनर्शिया के वजह से ही होता है कि ओवरलोडेड गाड़ी क्या होती है, आगे की तरफ आ जाती है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, ये तो सभी जड़त्व के थे। मोशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कह सकते हैं, या न्यूटन फर्स्ट लॉ कह सकते हैं, गैलीलियो लॉ कह सकते हैं, या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। अनेकों नाम है इसके। ठीक है, सभी नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कोई भी नेम दे के आपको इसका उदाहरण पूछ सकता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि मास और इनर्शिया में क्या मतलब दोनों के एक दूसरे पर कैसा डिपेंडेंट है, या डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है कह सकते हैं, या स्वतंत्र है या एक दूसरे पर मतलब डिपेंड करते हैं, ये आप देखते हैं। चलिए दोनों को क्या एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, मास एंड इनर्शिया। देखिए क्या होता है, मास और इनर्शिया में क्या होता है कि मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या समान अनुपाती होता है किसके, इनर्शिया के, कह सकते हैं समानुपाती होता है किसके, इनर्शिया के मास। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना मास ज़्यादा होगा, मास अगर ज़्यादा होगा, मास जितना ज़्यादा होगा, मास लिख रहा हूँ इंक्रीज, तो इनर्शिया भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, इनर्शिया भी उतना ही इंक्रीज करेगा। यानी जितना मास उतना ही इनर्शिया होगा, जड़त्व उतना ही ज़्यादा होगा, ये आप समझ लें। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक है, अब चलिए समझते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ समझते हैं क्या है। अच्छा, न्यूटन सेकंड लॉ से समझने से पहले आप समझिए मोमेंटम होता क्या है। मोमेंटम समझेंगे, इंपल्स समझेंगे, उसके बाद आप सेकंड लॉ से आपको समझ आएगा। पहले मैं इसको टॉपिक बना लेता हूँ मोमेंटम का। मैं तो सेकंड लॉ कराने वाला था, लेकिन सोचा मैंने मोमेंटम छूट जाएगा, मोमेंटम भी बताता हूँ। ठीक है, मोमेंटम को क्या बोलते हैं, संवेग।
क्या बोलते हैं मोमेंटम को? संवेग बोला जाता है, संवेग। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए संवेग होता है कि इसमें क्या होता है कि आपकी जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो आपके वेग के साथ कह सकते हैं हो सकता है कि यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल जो कह सकते हैं वो हमारा क्या होता है? संवेग होता है, मोमेंटम होता है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इस इंग्लिश में बोलता हूँ, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी ये द्रव्यमान और वेग का क्या होता है? गुणनफल होता है मोमेंटम। यानी इसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। ये एक सदिश राशि है, यह ध्यान रखिएगा। कौन सी राशि है? सदिश राशि है ना, या वेक्टर क्वांटिटी जैसे बोलते हैं, वेक्टर राशि बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटी ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने एरो लगाया। जो वेक्टर का सिंबल होता है एरो बताता है, एरो में होता है, ठीक है, ऐसे आप समझिए। एरो में लगाया, इसका मतलब यही हुआ कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर हमेशा एरो से ही दिखाया जाता है। तो क्या एम बी यानी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ मोमेंटम इक्वल टू एम वी, यानी एम मल्टीप्लाई वी हो गया, यानी एम वी लिख सकते हैं ऐसे। तो यानी मोमेंटम यानी इक्वल टू पी इक्वल टू एम वी, यानी इसका क्या हुआ? मोमेंटम का यूनिट बताइए, यूनिट क्या होगा, पद्धति क्या होगी इसकी? तो आप क्या बोलेंगे? जैसे कि मीटर की जो यहाँ पर सॉरी मास का जो होगा, मास का क्या होगा बताइए? मास का जो यूनिट होगी वह किलोग्राम में होगा, ठीक है, केजी में होगा। और वेलोसिटी की क्या होती है बताइए? वेलोसिटी होती है मीटर प्रति सेकंड। ये यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्या हुआ? मोमेंटम की यूनिट हो गई इसकी। आप ये भी समझ सकते हैं, ओके। मोमेंटम यूनिट क्या हुई? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड इसकी यूनिट हो गई। आप ये समझ जाएं, ठीक है। चलिए, ये तो मोमेंटम हो गया। अब मोमेंटम समझ आ गया होगा कि क्या है मोमेंटम, समय क्या है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, और इसका ये यूनिट होती है। अब आइए इम्पल्स। अब आइए आप दूसरा, इसके बाद आता है एक इम्पल्स आता है। क्या आता है? इम्पल्स। इम्पल्स को क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आवेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवेग, ओके। इसमें क्या होता है? ये क्या होता है कि किसी भी फोर्स को, यानी बहुत बड़े यानी बहुत ज़्यादा फोर्स का असर, यानी बहुत बड़े फोर्स का असर छोटे टाइम यानी छोटे समय अंतराल के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं आवेग यानी इम्पल्स, ठीक है। यानी क्या हुआ? इम्पल्स बोला जाता है। यानी बहुत बड़ा जो फोर्स होता है कि छोटे समय अंतराल के लिए कार्य करता है उसको क्या बोला जाता है? इम्पल्स बोला जाता है, ठीक है। यानी इसको हम बोलेंगे फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल, है ना, एफ इंटू डेल्टा टी के साथ डेल्टा बनाया है मैंने। जो ट्रायंगल की तरफ शेप आपको दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा का मतलब क्या होता है? छोटा समय अंतराल, यानी बहुत छोटे समय अंतराल में जो फोर्स लगा होता है यानी कार्य करता है उसको बोलते हैं आवेग, ठीक है। तो आवेग का भी पता लग गया। तो आवेग का भी आपको निकालने के लिए यूनिट बोलो। देखिए फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है इसकी? हमेशा याद रखिएगा, जो बल होता है, बल का यूनिट जो होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और टाइम का होता है सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड क्या हुआ आपका? न्यूटन सेकंड ऐसे लिख दीजिए NS। और इम्पल्स की क्या हो गई? आपकी यूनिट हो गई। ये आपको समझ आ गया होगा। इसका एक उदाहरण देख लीजिए आप। देखिए इम्पल्स कहाँ यूज होता है, इम्पल्स का कहाँ पर कार्य आप देखने को मिल सकता है आपको। आप देखे होंगे जो कुम्हार लोग होते हैं या कोई भी मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाले या कांच के सामान को पैक किया जाता है, या मिट्टी के बर्तन को या मिट्टी के सामान को बनाने के बाद उसको जब भी इसको कहीं ठेले पे लेकर या कहीं भी गाड़ी में लाद के ले जाया जाता है, उसको पैक करते वक्त उसमें थोड़े से कागज़ यानी पेपर वगैरह रख कर दोनों के बीच, जैसे मान लो 2 बर्तन है, इस मान लो ये 2 बर्तन है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? पेपर रख दिया जाएगा, कागज़ का थोड़ा सा टुकड़ा से मोड़ के, मतलब हल्का सा स्पेस बना के इसके बीच में रख दिया जाएगा। या तो कोई भूसी वगैरह, यानी जो आप देखते होंगे कनक यानी गेहूं के जो मतलब काटने के बाद जो बच जाता है भूसा, जिसको पराली भी बोला जाता है, इसको बीच में रख के थोड़ा थोड़ा रख के भी स्पेस दिया जाता है, ताकि वहाँ पर क्या होगा कि जो फोर्स को ये जो फोर्स है इसके पावर को कम किया जा सके। यानी क्या हो गया ना, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ट्रे बना देता हूँ, गाड़ी का पीछे लोडर जो होता है वो डिक्की मान लीजिए बना दिया मैंने, यहाँ पर ये बर्तन रख दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो क्या होगा, जब गाड़ी चलेगा तो क्या होगा, है ना, जब गाड़ी चलेगी तो क्या होगा, रास्ते में बताया इंडिया की सड़कें आपको पता ही है, कहीं टूटी हुई होती है, कहीं उबड़ खाबड़ से मिलती रहती हैं। वहाँ क्या होगा, इसको क्या होगा, इसमें ऐसे
क्या लगेगा, इम्पल्स लगेगा यानी फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए झटका लगेगा ना भाई, जब ये जाएगा तो क्या होगा, इस पर झटका लगेगा, झटका लगने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर फोर्स से बल क्या होगा, कार्यरत होगा यानी काम करेगा, एक्टिव हो जाएगा, फोर्स से एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये बर्तन यानी कांच के बर्तनों के या मिट्टी के बर्तनों के आपस में टकरा जाएंगे और ये टूटने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी को कम करने के लिए जो फोर्स वहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स जो लग रहा है झटका लगने की वजह से, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें कागज़ जैसे से भर दिया जाता है। नीचे भी पेपर या कई पेपर या भूसा क्या होता है, या आप कह सकते हैं पराली का, कुछ पराली के यहाँ रख दिए जाते हैं नीचे, उसके ऊपर बर्तन रखा जाता है नीचे, और यहाँ पर भी ऐसे रख दिया जाता है ताकि जो आपके झटका लगने से जो फोर्स उत्पन्न होता है वो ना हो पाए और ये टूटने से बच जाए। इनको टूटने से बचाने के लिए क्या होता है, आवेग को कम करने के लिए भी बोल सकते हैं, ये बर्तनों को, चिकनी मिट्टी के बर्तनों को ऐसे पैक किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका आवेग के बारे में। अब तो चलिए अब देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आपको इम्पल्स समझा है क्योंकि ये जो इम्पल्स है ये न्यूटन का सेकंड लॉ में यूज होने वाला है। सेकंड लॉ में क्या होगा, यूज होगा, इसलिए आपको इम्पल्स बताया गया है। चलिए अब देखते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। देखिए न्यूटन का सेकंड लॉ को दो तरह से आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कैसे, देखिए एक तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए पहला तो इसको परिभाषित करेंगे कैसे, इसको डेफिनेशन देंगे आप। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या बोलेंगे, ये मास और एक्सीलरेशन यानी ये द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, लिखता हूँ इंग्लिश में पहले, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ठीक है, मास और एक्सीलरेशन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, और ये किसके बराबर होगा, फोर्स के, है ना। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास, फोर्स से पता ही है, न्यूटन को सेकंड लॉ कर रहे हैं जो कि बल के बराबर होता है ना, तो क्या हुआ, F इक्वल टू ma, है ना, मास इंटू एक्सीलरेशन जिसको हम बोलेंगे। तो मास का मतलब क्या हुआ, यहाँ द्रव्यमान और गुना करेंगे त्वरण। ठीक है, ये आप हो गया बल के बराबर। ठीक है, बल के बराबर आ गया ये, तो क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। तो ये एक, तो ये इसको परिभाषित करा जा सकता है, इसको, इसका ये एक डेफिनेशन हो सकता है। सेकंड डेफिनेशन इसका क्या होगा, देखिए सेकंड जो डेफिनेशन इसका होने वाला है वो है कि इट इज़ द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टाइम कह सकते हैं, या इट इज़ द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं। क्या होता है सेकंड, इसकी परिभाषा क्या है, इट इज़ द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसे, देखिए मोमेंटम के रेट चेंज का मतलब क्या हुआ, फोर्स इक्वल टू, यानी बल के बराबर ही है, यानी हमेशा क्या होगा, मोमेंटम का रेट चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टाइम, यानी रेट चेंज का मतलब होता है टाइम। ठीक है, यानी टाइम के अकॉर्डिंगली मोमेंटम आपके चेंज हो रही है, उसको आप बोलते हैं रेट चेंज। ठीक है, यानी फोर्स के बराबर ही आपको पता, सेकंड लॉ कर रहे हैं, बल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यानी F इक्वल टू पी टी के बराबर, पी अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। तो इससे आप क्या बोल सकते हैं, जो पी की वैल्यू क्या होती है, mv पुट कर दें, यहाँ पर डाल देते हैं, नीचे टी आ जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो एक्सेलरेशन के, मैंने जब एक्सेलरेशन पढ़ाया था, क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, देखिए इट इज़ द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या होता है एक्सेलरेशन, क्या होता है, इट इज़ द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी v अपॉन टी के बराबर होता है a। तो यहाँ पर v अपॉन टी क्या हुआ, a के बराबर हो गया, तो m a आ गया, यहाँ पर वही आ गया, F इक्वल टू ma, यानी ये क्या हुआ, सेकंड लॉ क्या कहता है, F इक्वल टू ma के बराबर होता है, यानी फोर्स जो बल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में भी मैं यूनिट कहूँगा तो फोर्स की यूनिट डाइन होती है। ठीक है, तो सॉरी डाइन कह रहा हूँ मैं, इसकी न्यूटन ही होती है, हमेशा बल का न्यूटन होता है। ठीक है, हमेशा बल का हमेशा न्यूटन होता है। अगर SI में पूछे तो, CGS में पूछेगा तो डाइन के बराबर होता है। क्या होता है CGS में, अगर फोर्स के यूनिट CGS में क्या होता है, CGS में पूछे तो यानी सेंटीग्राम सेकंड में पूछे तो ये आपका होता है डाइन। क्या होता है, जो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है ना, ये आप याद रख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं
कुछ इसके उदाहरण पढ़ लेते हैं। चलिए मैं लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है लिखने में उदाहरणों को। चलिए इसके उदाहरण मैं आपको ऐसे बोल के बता देता हूँ, आप समझने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है, जैसे कि आप देखते होंगे एक घोड़सवार जो होता है, जब भी घोड़सवार होता है, घोड़ी सवारी करता है, तो घोड़ा जब दौड़ता है तो घोड़ा क्या करेगा, दौड़ेगा, तैसे दौड़ता है तो आदमी जो ऊपर बैठा होता है उछलता है ना। तो उछलने की वजह से जब मान लीजिए मैं यहाँ पर घोड़ा तो जैसे मान लीजिए मैंने घोड़ा पीठ बना दिया, जो उस पर एक सवारी बैठा है, ठीक है ऐसे। तो जब घोड़ा उछलेगा तो ये बंदा क्या होगा, जो इसे बैठा है ये थोड़ा ऊपर ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ऊपर की तरफ चला तो जाएगा, लेकिन जब ये गिरेगा भी इसके यहाँ पर दो फोर्स क्या होता है, कार्यरत होते हैं। यहाँ पर दो फोर्स काम करेंगे, ठीक है। एक तो फोर्स कौन सा काम होगा, देखिए जब ये घोड़े के उछलने से ये आदमी पर बल लगा तो ये आदमी ऊपर की तरफ चला गया, जिस पर एक जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो क्षैतिज हो जाएगी, यानी क्या हो रही, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर काम करेगी। कौन सी वेलोसिटी काम करेगी, क्षैतिज, यानी इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ काम करेगी, तो ये आदमी को आगे की तरफ ले जाएगा। इसी तरह घोड़ा जो है वो भी आगे की तरफ मूव करेगा, तो ये फिर से एक गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल की वजह से कह सकते हैं, ग्रेविटी की वजह से फिर से घोड़े के पर आके गिर जाएगा। ये जो होगा सीट इसका यहाँ पर आ जाएगा, अब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर आगे जाएगा, गिर जाएगा, यानी फिर से इसी जगह पर गिर जाएगा। किस वजह से होगा, ये फोर्स के ग्रेविटेशनल फोर्स और एक आपके घोड़े के उछलने की वजह जो बल लगा है उसकी वजह से होगा, ठीक है। एक तो ये इसका होगा, मैं इरेज करता हूँ इसको, ठीक है। और बताइए कौन सा हो सकता है इसके नियम में, मतलब इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, बताइए। चलिए अगर आपको पता है तो कुछ उदाहरण दे के बताइए। देखिए एक तो ये हो सकता है कि एक दौड़ने वाला या ऊंची छलांग लगाने वाला जो गिरता है हमेशा कहाँ गिरेगा, एक गड्ढे में गिरता है। गड्ढे में गिरता है, मतलब गड्ढे का मतलब ये नहीं होगा कि इतना बड़ा गड्ढा बना दिया भाई उसमें गिरना, नहीं। गड्ढे का मतलब ये होगा, जब देखिएगा ऊंची छलांग वाला, जब ऐसे मतलब मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कोई बंदा है यहाँ पर से, मान लीजिए यहाँ पर इसको छलांग लगाएगा, यहाँ छलांग लगाएगा तो यहाँ पर जो हल्का सा ऐसा गड्ढा बना होता है, देखिएगा कभी भी आप देखिएगा ऊंची छलांग लगाने वाला, यहाँ थोड़ा सा गड्ढा बना होगा, ताकि उस पर जो बल लगेगा, इस वजह से होगा, जो संवेग यानी मोमेंटम होगा उसको कम किया जा सके, मोमेंटम को थोड़ा कम किया जा सके और उसको चोट लगने से बचाया जा सके। इसलिए वहाँ पर एक गड्ढा बना दिया जाता है, ताकि वहाँ पर थोड़ा डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर ले और उसको चोट लगने से बच जाए, और जो मोमेंटम है यानी संवेग है उसकी संवेग को थोड़ा कम किया जा सके, इसलिए गड्ढा बनाया जाता है और गड्ढे में ये व्यक्ति जाके गिरेगा, कूदेगा, ठीक है। आप ये एक उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा उदाहरण, तीसरा उदाहरण देखिए इसमें क्या होगा, एक मिट्टी के फर्श पर, यानी मिट्टी के जो सरफेस है यानी सतह है उस पर कूदना, और एक दूसरी तरफ आप एक फर्श जो होता है, फ्लोर होता है जो आपका मतलब सीमेंट का बना हुआ है, उस पर कूदने के मुकाबले कम चोट लगता है। किस वजह से, क्योंकि जो मिट्टी होती है वहाँ पर संवेग की मात्रा कम हो जाती है, और जो सीमेंट का फर्श बना होता है उसमें संवेग की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से चोट मिट्टी वाले में कम लगेगा और आपको फर्श जो अथी वाला जो आपका सीमेंट वाला वहाँ पर ज़्यादा चोट लगेगा। एक तो ये एग्जांपल हो सकता है। चौथा एग्जांपल आपका क्या हो सकता है, जब भी कैच कर दिया जाता है, जब भी बॉल को कैच किया जाता है तो उसको हाथ पीछे की तरफ लिया जाता है। जब भी आप कभी भी देखते होंगे बॉल कैच करते हैं क्रिकेट वगैरह में, तो आप ऐसे हाथ पीछे की तरफ करते हैं। इसका वजह ये है कि आपका हाथ को जो पीछे लेने से उसको थोड़ा सा समय मिल जाएगा। समय मिल जाने से क्या होगा, संवेग जो बॉल की जो होगी संवेग कम हो जाएगी और आपके चोट लगने से बच जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और बॉक्सिंग खेलते वक्त देखिए, जब भी खिलाड़ी बॉक्सिंग खेलते वक्त सामने में जो कॉम्पिटिटर होता है उसका प्रतिद्वंदी जिसको बोलते हैं कॉम्पिटिटर, वो जब उसको मुक्का मारता है तो अपना सर पीछे की तरफ से लेता है, ताकि उसको दूरी मिल जाए और टाइम लग जाए उसको सर तक जाने में, प्रहार होने में, सर तक पहुंचने में, उसका प्रहार यानी चोट जो पंच मारा है उसका सर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम मिल जाए और समय कम हो जाए और उसको चोट थोड़ा कम लगे, इसलिए सर पीछे की तरफ लेते हैं। ये एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए गाड़ियों में, बाइकों वगैरह में आपने देखा होगा शॉकर्स लगे होते हैं, स्प्रिंग लगे होते हैं उसके यहाँ पर, वो किस लिए, संवेग को कम करने के लिए ही लगा होता है। ये सभी इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब चलिए न्यूटन के सेकंड लॉ हो गया, इसके एग्जाम्पल भी हो गया, आपको समझा दिया। चलिए अब थर्ड लॉ देखते हैं, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है।
तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिए देखिए आपने सुना होगा हर एक चीज़ का एक मतलब हर एक चीज़ का उल्टा रिएक्शन होता है ना, एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन, वही न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में लिखता हूँ, समझा दूंगा अच्छे से। एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन, यानी हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब यहाँ पर गांधी जी का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है ब्रदर, यहाँ पर गांधी जी का नियम लागू नहीं होता। गांधी जी बोले थे ना जब आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल उनके आगे की तरफ कर दो, ताकि उस व्यक्ति को एहसास हो कि वो गलत कर रहा है और आप कितने अच्छे हो, तो उसको अपनी गलती का एहसास होने के लिए आप। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई एक चाटा मारता है ना, तब उसका गाल दूसरा कीजिए तो और मारेगा, तीसरा फिर से कीजिएगा फिर मारेगा, वो मारते जाएगा। आज का टाइम ये हो गया आज के टाइम में, ठीक है, पहले वाला टाइम चला गया, ठीक है। तो इसमें न्यूटन ने भी यही बताया है कि हर एक एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है। जो आज का नियम जो चल रहा है ना, गांधी जी वाला नियम तो नहीं लगने वाला, तो आज वाला जो नियम चल रहा है उस न्यूटन के ही नियम पर काम कर रहा है। यानी कैसे, देखिए जैसे कोई भी आपको थप्पड़ मारता है, यानी बराबरी का टक्कर होता है यहाँ पर, ठीक है। वैसे बराबरी टक्कर में नहीं, आजकल तो बच्चे भी नहीं सुन रहे हैं किसी के, ठीक है। अब तो कोई बलवान नहीं है, सभी अपने में खुद से ही ताकतवर समझते हैं सब, ठीक है। कोई कमज़ोर भी है तो डरता नहीं है किसी से। तो एक थप्पड़ मारेगा कोई किसी को, तो गांधी जी के वचन पर जो गांधी जी कहने के अनुसार अपना दूसरा गल आगे नहीं करेगा, उल्टा में क्या करेगा, वो भी धर देगा एक। यानी क्या हुआ, जब पर सामने वाले ने एक थप्पड़ मारा तो जो जिसने थप्पड़ खाया था वो भी तुरंत ही धर देगा उसको। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एक्शन हैज़ अपोजिट रिएक्शन। ऐसे बोल सकते हैं कि जो सामने वाले बंदे ने उस पर एक्शन दिखाया तो दूसरे बंदे ने भी उस पर रिएक्शन दिखा दिया थप्पड़ मारकर। आप ऐसे भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि बॉल को आप दीवार पर मारते हैं, ऐसे जब भी आप एक गेंद ले लें, बॉल ले लें, उसको जैसे दीवार पर मारेंगे तो दीवार वापस उस बॉल को आपकी तरफ फेंक देगा। तो ये एक्शन एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन में ही आता है। ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत ये आ जाता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये अच्छे से, मतलब एक छोटे से लाइन में मैंने समझा दिया और एग्जाम्पल मैंने बहुत शानदार दे दी गांधी से रिलेट करके, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देखिए आप इसमें बहुत से एग्जाम्पल रहता है, जब भी देखेंगे रस्सा खींचने वाला खेल खेलते होंगे आप लोग बचपन में, चाहे अभी भी बचपन के अभी भी आप खेलते ही होंगे। रस्सी के पकड़ खींचने वाला, एक तरफ दूसरी टीम ने पकड़ा होता है, दूसरी तरफ दूसरी किसी और टीम ने पकड़ा होता है, दोनों एक दूसरी तरफ खींच रहे होते हैं। जो खींच रहा होता है एक टीम, इधर पहली टीम जो खींच रही है वो क्या हुआ, एक्शन हुआ। दूसरी टीम खींच रही है अपनी तरफ, या क्या हुआ, प्रतिक्रिया दिखा रही है अपनी, यानी रिएक्शन ही यानी दिखा रहा है, यानी एवरी एक्शन अपोजिट रिएक्शन यहाँ भी काम कर दिया। ऐसे भी आप ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, ये भी आपका एक उदाहरण हो सकता है। चलिए ठीक है, तो ये तो आपके न्यूटन थर्ड लॉ थे, जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रॉकेट के ऊपर ले सकते हैं कि रॉकेट जब भी, देखिए रॉकेट जब जाता है ना, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको क्या हुआ। ये मान लीजिए रॉकेट यहाँ पर देखिए फोर्स लगाएगी, यहाँ पर क्या होगा, अपने उस जो मतलब अपने से वहाँ से गैस निकालेगी, जेट निकालेगी, जेट की वजह से क्या होगा, यहाँ पर धरती पे एक प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रॉकेट उड़ जाएगी, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ भी थर्ड लॉ ने काम किया। थर्ड लॉ ने किया क्या हुआ पर थर्ड लॉ ने कैसा काम किया कि यहाँ पर जो रॉकेट के जो था वहाँ से गैस निकलता है, जो यहाँ पर धरती पर क्या होता है, जेट निकलता है, जो कि यहाँ पर प्रेशर लगाता है, फोर्स लगाता है, जो रिएक्शन मिलता है, इसकी वजह से वो उड़ जाता है। ये एक नियम आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल ये भी होता है, ठीक है। और दूसरा आप कह सकते हैं कि आप कभी भी देखे होंगे, देखो बिहार में लोग जो होंगे, जो देख रहे होंगे कि बाढ़ आया होगा तो सभी लोग किश्ती में बैठे होंगे, चाहे बिहार बोलें, केरला बोलें, या कहीं भी बाढ़ आता है वहाँ पर देखे होंगे, आसाम में भी देखे होंगे। तो किश्ती वगैरह में जो लोग बैठे होंगे उनको पता होगा कि अब जब किश्ती पे चढ़ते हैं या नाव पर चढ़ते हैं या बोट पे चढ़ते हैं तो क्या होता है कि जब आप यहाँ पे चढ़ते हैं तो उतरते वक्त क्या होंगे, पैर से दबाते हैं तो ये क्या होगा, नाव यहाँ से डिस्प्ले से होता है ना, तो ये डिस्प्ले पीछे की तरफ चला जाता है, उतरते वक्त पीछे की तरफ चला जाता है। जब आप उतरेंगे तो ऐसे धकेल लेते हैं पीछे की तरफ, नाव चला जाता है। यानी क्या हुआ, फोर्स लगा, तो ये क्या हुआ, आप आगे गए, ये पीछे चले गए, पीछे की तरफ ना हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, आपने आगे की तरफ लगाया, पीछे की तरफ ना हो गया, या अपोजिट रिएक्शन मिल गया, इसको ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है इसके
ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में भी हमने जान लिया। एक बहुत ही शानदार चीज़ देखते हैं इसमें क्या होगा अब। एक तो आप देखिए ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन का नियम पढ़ते हैं, समय का कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए क्या है, लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, यानी संवेग का संरक्षण यानी बचाव करना, ठीक है। बहुत होता है। देखिए क्या होता है कि जो टोटल मोमेंटम होता है वो रहता है कांस्टेंट। ये बात कहने वाला, बस इतना ही समझिए। कंजर्वेशन मोमेंटम में क्या है कि देयर विल बी टोटल मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, यानी आपका कांस्टेंट रहेगा, यानी फिक्स रहेगा, आपका मोमेंटम चेंज नहीं होगा टाइम के अकॉर्डिंग। ये बात कर सकते हैं इसमें होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर दो बॉल है आपस में टकरा गए, ठीक है। टकराने के बाद क्या हुआ, इसकी अपना वेट होगा mv होगा, इसका अपना m1 v1, इसका अपना m2 v2 होगा, ठीक है। और दोनों का जो टोटल होगा वो क्या होगा, देखिए अभी ये टकराने के बाद क्या हुआ, या तो ये दोनों एक सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। क्या हुआ? अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे में क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे या तो ऊपर नीचे, जैसे मर्जी डायरेक्शन में देते हैं। लेकिन लास्ट में क्या होगा, जब इनका अलजेब्रा करते हैं, अलजेब्रिक सम करते हैं, यानी इनका जब जोड़ करते हैं मोमेंटम का, टोटल मोमेंटम क्या होगा आपका m1 v1 प्लस m2 v2, है ना। तो इनका जोड़ जो होगा, जितना मोमेंटम जो था पहले, यानी इतना जो था ना पहले, वही आके वापस आ जाएगा। यानी आपको बोल सकते हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही बताता है कि जो आपका टोटल मोमेंटम यानी संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत में। आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको एक शुद्ध हिंदी में एक डेफिनेशन बता दूँ, क्या होगा देखिए। किसी बाहरी बल की अनुपस्थिति में दो या दो से अधिक वस्तुओं का संवेग का जोड़ कर देना आप क्या बोलते हैं, टोटल कंजर्वेशन बोलते हैं, यानी कंजर्वेशन मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। तो मैंने तो आपको समझा दिया, ये था लास्ट, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको एग्जांपल देख लेते हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम में कुछ एग्जांपल है, देखिए कैसे। देखिए जब भी अच्छा, एक एग्जांपल हमने यहाँ पर न्यूटन के सेकंड लॉ में एक एग्जांपल शायद नहीं पढ़ा था, है ना। सच, हाँ, इसमें न्यूटन थर्ड लॉ में एग्जांपल पढ़ लेते हैं, ये रह गया था, सॉरी। कौन सा? देखिए कि आप कभी फायर करते हैं, बंदूक से फायर गोली निकलती है तो क्या हुआ, वहाँ पर झटका लगता है, हाथ पर चोट लगता है, इसलिए बोला जाता है कि आप यहाँ पर देखिए ऐसे अगर आप रख के फायर करेंगे, बंदूक की गोली मारेंगे ऐसे, तो क्या होगा, अगर आपने सहारा नहीं लिया तो आपको चोट लगने का संभावना है, हाथ के बाजू में चोट लग सकती है। लेकिन कंजर्वेशन मोमेंटम में ये नियम है, देखिए क्या, जब भी आप फायर करें तो अपने जो बंदूक जो राइफल होगा उसको यहाँ पर लगा लें, ठीक है, ताकि आपको एक रिएक्शन जब उसको मिलेगा, जैसे कि वहाँ से बंदूक से गोली निकलेगी तो बंदूक से गोली निकलने के बाद वो आगे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। बंदूक से गोली निकलेगी तो आगे की तरफ फोर्स लगेगा, बंदूक क्या होगा, पीछे की तरफ झटका लगेगा, तो यहाँ पर एक फोर्स मिलेगा उसको, तो ये इसको आगे तरफ धकेलेगा, तो क्या होगा, वहाँ पर संवेग को शून्य कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको चोट नहीं लगेगा। तो इससे आपका क्या हो सकता है, चोट नहीं लगेगी और समय क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कंजर्वेशन मोमेंटम, यहाँ पे जो कंजर्वेशन है वो फिक्स रहेगा, मोमेंटम फिक्स रहेगी, आप ऐसा बोल सकते हैं। रॉकेट के एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कंजर्वेशन मोमेंटम में रॉकेट होता है कंजर्वेशन मोमेंटम पर काम करता है। किस पे काम करता है? जो रॉकेट है देखिए वो कंजर्वेशन मोमेंटम पर काम करता है। कैसे काम करता है? कंजर्वेशन मोमेंटम पर काम करता है। कैसे? जैसे कि रॉकेट जब आगे की तरफ जाता है, उड़ेगा, तो यहाँ से क्या करेगा, गैस निकलता है। गैस निकलने के बाद क्या होगा, गैस निकलने के बाद गैस इकट्ठा होगा, फिर से गैस जो है, ये जो जितनी गैस निकलेगी ना, सभी गैस इकट्ठी होंगी, फिर से ये प्रतिक्रिया करके फिर से ये क्या होगा, ये प्रतिक्रिया करेंगी और इकट्ठा होकर फिर से इसको देंगी, यानी रॉकेट को देंगी, यानी फ्यूल देंगे, कह सकते हैं। इस तरह से आप उसको ऊर्जा दे देगी, फ्यूल दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रॉकेट क्या होगा, उड़ जाएगा, फिर से उड़ता रहेगा, इसको मिलती रहेगी, आगे की तरफ गति करता रहेगा। तो इससे बोल सकते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम की वजह से भी रॉकेट चलता है, ठीक है। किस प्रिंसिपल पर रॉकेट वर्क करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पर रॉकेट जो है उड़ता है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है, जो रॉकेट का उड़ना कह सकते हैं, रॉकेट का उड़ना,
या गति करना बोल दें, वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन के मोमेंटम पर ही काम करता है। तो ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बल के ऊपर जो बनने थे, न्यूटन के लॉ पर बनने थे, और सभी जो चीज़ें थे मैंने आपको अच्छे से बता दिया, समझा दिया, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो आगे वाली क्लास जो होगी आपकी कौन से टॉपिक लेकर करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। वस्तु का संतुलन पर कर लेंगे, ठीक है। वस्तु के संतुलन और उसके जो इक्विलिब्रियम के ऊपर जो होगा ना, ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम क्या होता है और वस्तु की जो समानताएं क्या आती हैं, सभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए क्लास को ओवर करते हैं अब। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड, ओके, बाय बाय, टेक केयर।